हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान की इस कक्षा में मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मनोविज्ञान के जितनी भी कक्षाएं अटेंड की, उन सभी में हमने आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पहले भी डिस्कस किया है और आज ही हम मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अभी तक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम, अभिप्रेरणा, पर्सनैलिटी आपका व्यक्तित्व, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, अब्राहम मैस्लो, स्किनर, आईपी पैवलव, थॉर्नडाइक, तो इन सभी को लेकर जो है डिटेल से डिस्कस किया है। और जहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होता है उन सारे टॉपिक्स को ही करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो जेबीटी कमीशन को लेकर या टीजीटी कमीशन को लेकर जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ, उसमें जो नोटिफिकेशन डली थी उसमें आपका जो सिलेबस है वो 60 और 140 के रेशियो में डला है। अब उसमें जो 140 क्वेश्चन होंगे उसमें आपका फील्ड एस और सब्जेक्ट एस जो है ये दो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे। अब अगर जेबीटी कमीशन की बात की जाए तो वहाँ पे आपका जो है मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करें आपका टीजीटी कमीशन को लेकर, तो टीजीटी कमीशन में उन 140 क्वेश्चन में साइकोलॉजी, हिस्ट्री और आपका पॉलिटी, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो अभी हम बात करते हैं अपने इस विषय को लेकर, मनोविज्ञान को लेकर। तो मनोविज्ञान में आज हम जो मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला है उस टॉपिक का नाम है आपका परवरिश शैली। परवरिश शैली या आपका पेरेंटिंग स्टाइल। फ्रेंड्स, परवरिश शैली का मतलब क्या है? पालन पोषण करने की शैली। ध्यान रखना, पालन पोषण करने की शैली। ठीक है कि कोई भी, हम अगर किन्हीं भी पेरेंट्स की बात करें, किन्हीं भी माता पिता की बात करें, तो उनके द्वारा अपने बच्चों को जो पालने का तरीका होता है या उनके पालन पोषण का जो तरीका है वही इसकी क्या होती है? परवरिश शैली होती है। पहली चीज़ तो ध्यान रखिए कि बच्चों को पालन पोषण करने की जो ये शैली होती है ये कभी भी आपकी एक समान नहीं होती है। ध्यान रखना, ये कभी भी एक समान नहीं होगी। प्रत्येक पेरेंट्स की जो अपने बच्चों के पालन पोषण की शैली होती है वो हमेशा क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट रहती है। तो उन्हीं चीज़ों को हम आज जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर आपकी बात की जाए कि इस परवरिश शैली को जो प्रसिद्धि प्रदान की थी या इसको जो है विख्यात बनाने में जिनका नाम रहा है, ठीक है, तो नाम उनका है, आपका ध्यान रखना, उनका नाम है डायना बॉमरिड। ध्यान रखना, डायना बॉमरिड, डायना बॉमरिड। ध्यान रखना, डायना बॉमरिड ने 1960 में परवरिश शैली को डिफाइन करते हुए या बताते हुए आपका ये कहा था कि परवरिश शैली आपके कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। ठीक है, आधे बुक्स में लिखा होता है कि डायना बॉमरिड ने परवरिश शैली को कितने भागों में बांटा? आपका 4 भागों में। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना कि डायना बॉमरिड ने परवरिश शैली में केवल 3 ही प्रकार बताए थे। हाँ, ये जरूर है कि जो परवरिश शैली वो कितने टाइप की होती है आपकी? वो हमेशा 4 टाइप की होती है। लेकिन जो डायना बॉमरिड थी उन्होंने पहले 3 प्रकार ही आपके डिफाइन किए थे। अगर हम
चौथे भाग की बात करें, ठीक है, तो किसी और ने आपका डिफाइन किया था। तो सबसे पहले कि अगर हम बात करें कि जो डायना बॉमब्रेंड थे, डायना बॉमब्रेंड ने जो 3 आपकी परवरिश शैलियाँ बताई थी वो कौन कौन सी थी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो इन्होंने सबसे पहली आपकी परवरिश शैली बताई, ठीक है, वो आपका अथॉरिटेटिव, ध्यान रखना, अथॉरिटेटिव। दूसरी जो इन्होंने परवरिश शैली बताई आपकी, तो वो आपका अथॉरिटेरियन, ध्यान रखना, अथॉरिटेरियन। और जो तीसरी इन्होंने परवरिश शैली बताया आपका परमिसिव, ध्यान रखना, परमिसिव। इसको अंग्रेजी में ही याद रखिए, अंग्रेजी में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एग्जाम में भी अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव इसी तरीके से दिया होता है। हिंदी में इसके बहुत सारे मीनिंग होता है, ठीक है। अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव हिंदी में इसके सेम सेम से मीनिंग हो जाता है, तो इसको अंग्रेजी में ही याद रखिए। ध्यान रखना कि जो डायना बॉमब्रेंड थे, डायना बॉमब्रेंड ने जो सबसे पहली परवरिश शैली आपकी बताई, वो बताई थी आपकी अथॉरिटेटिव, ध्यान रखना, अथॉरिटेटिव। दूसरी जो उन्होंने परवरिश शैली बताई आपकी, वो बताई थी अथॉरिटेरियन, ठीक है, पहली परवरिश शैली और ये दूसरी परवरिश शैली। जबकि जो तीसरी इन्होंने परवरिश शैली बताई थी आपकी, तीसरी परवरिश शैली इन्होंने बताई थी परमिसिव। तो ध्यान रखना, डायना बॉमब्रेंड ने आपकी 3 परवरिश शैलियों को जो है डिफाइन किया था, ठीक है। फिर यहाँ पर चर्चा का विषय ये बनता है कि जो आपकी चौथी परवरिश शैली थी वो आपकी किसने दी और कब दी। तो ध्यान रखना, फिर यहाँ पर नाम रहता आपका एलेनोर, एलेनोर मैकॉबी, एलेनोर मैकॉबी और जॉन मार्टिन, ध्यान रखना। फिर 2 व्यक्तियों का नाम रहता है, एलेनोर मैकॉबी और आपका जॉन मार्टिन। इन दोनों ने 1980 में आपकी चौथी परवरिश शैली बताई थी। और चौथी परवरिश शैली आपकी कौन सी बताई इन्होंने, तो ध्यान रखना, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट फुल, आपका पूरी तरीके से हम देखा करना, ध्यान रखना। चौथी जो इन्होंने परवरिश शैली बताई आपकी कौन सी बताई थी, नेग्लेक्ट फुल। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले जो पालन पोषण करने की शैलियाँ थी या परवरिश शैली थी, इसको जो प्रसिद्धि भी प्रदान की वो किसने की, आपकी डायना बॉमब्रेंड ने। लेकिन डायना बॉमब्रेंड ने केवल 3 ही प्रकार की परवरिश शैलियाँ दी आपकी, और कब दी थी आपकी 1960 में। सबसे पहली अथॉरिटेटिव, फिर आपकी अथॉरिटेरियन और फिर आपका परमिसिव। जो चौथी परवरिश शैली थी उसके लिए जो नाम आपका रहता है एलेनोर मैकॉबी और जॉन मार्टिन का, जिन्होंने 1980 के दशक में आपकी चौथी परवरिश शैली जो दी वो कौन सी दी थी, आपकी नेग्लेक्ट फुल। तो ये हमने थोड़ा इसका इतिहास जो है आपका डिफाइन किया कि इस इतिहास को लेकर जो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। तो चलिए आइए अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपका कि जो डायना बॉमब्रेंड ने जो सबसे पहला प्रकार बताया था आपका, ठीक है, सबसे पहला जो प्रकार था आपका अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सबसे पहला प्रकार कि अथॉरिटेटिव किस प्रकार का आपका पेरेंटिंग स्टाइल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 चीज़ें आप लिख लीजिए, इन 2 चीज़ों के आधार पर ही हम यहाँ से आगे की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका डिमांड, ध्यान रखना, एक आपका डिमांड जिसको आप कहते हो मांग, डिमांड मांग, और दूसरा आपका रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जिसको आप कह सकते हो जवाबदेही। इन 2 ही शब्दों के आधार पर हम पूरे के पूरे पेरेंटिंग स्टाइल को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए आपकी अथॉरिटेटिव की, सबसे पहले आपकी अथॉरिटेटिव की, कि यहाँ पर जो माता पिता होता है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपके माता पिता होंगे या पेरेंट्स होंगे, वो बच्चों से जो डिमांड करता है, ध्यान रखना, बच्चों से जो डिमांड करती है यानी जो मांग करता है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। ध्यान रखना कि वो बच्चों से जो डिमांड करेंगे वो क्या होगी, हाई होगी। और ध्यान रखना
जो वो बच्चों के प्रति रिस्पॉन्स रखता है या जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है वो भी क्या होती है, बहुत हाई होती है। रिस्पॉन्स को आप लव भी कह सकते हो, तो ध्यान रखना हाई लव हाई लिमिट, यानी आप सीधा कह सकते हो हाई डिमांड हाई रिस्पॉन्स। यानी यहाँ पर जो दोनों ही चीज़ आपकी रहती है कि डिमांड भी आपकी पॉजिटिव है और आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी क्या आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल है जहाँ पर बच्चों से डिमांड भी अधिक की जाती है, उनसे मांग भी बहुत रहती है माता पिता को, और उनके यानी बच्चों के प्रति माता पिता का रिस्पॉन्स भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। इसीलिए बच्चा इस पेरेंटिंग स्टाइल में खुद को बहुत ही स्वतंत्र महसूस करता है। इसीलिए इस पेरेंटिंग स्टाइल को ध्यान रखना, इस पेरेंटिंग स्टाइल को प्रजातांत्रिक भी कहा जाता है, यानी आपका डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है। ध्यान रखना इस परवरिश शैली में बच्चा क्या होता है, खुद को बहुत स्वतंत्र महसूस करता है, इसीलिए इसे प्रजातांत्रिक और डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि जब पेरेंटिंग स्टाइल ये होगा तो यहाँ पर जो संतान है यानी अथॉरिटेटिव माता पिता की संतान, वो किस प्रकार की जो है फीलिंग्स या कह सकते हो भाव महसूस करते हैं। तो ध्यान रखना सबसे पहले हमने अभी बात की कि बच्चे क्या करते हैं, अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक। तो ध्यान रखना बच्चे सबसे अधिक जो स्वतंत्रता महसूस करते हैं या स्वतंत्र रहते हैं वो किस प्रकार की परवरिश शैली होती है आपकी, अथॉरिटेटिव। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी परवरिश शैली है जहाँ पर बच्चा खुद को अधिक स्वतंत्र महसूस करता है, तो आपकी अथॉरिटेटिव। ठीक है, बच्चे में जो हिंसक प्रवृत्ति होती है, ध्यान रखना बच्चे में जो हिंसक प्रवृत्ति होती है यानी लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, कि बच्चा बहुत कम हिंसक होता है। फिर कि इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चा क्या करता है, बहुत ही खुश और संतुष्ट महसूस करता है खुद को। ध्यान रखना कि बच्चा सबसे ज़्यादा खुश और संतुष्ट किस परवरिश शैली में होगा, तो आपका अथॉरिटेटिव। और इन सभी चीज़ों के कारण यानी अधिक स्वतंत्र महसूस करता है, हिंसक प्रवृत्ति कम होती है, खुश और संतुष्ट रहता है, तो बच्चे में एक अच्छे आत्मसम्मान का क्या होता है, विकास होता है। ध्यान रखना बच्चे में एक अच्छे आत्मसम्मान का क्या होता है, विकास होता है। तो ये चार चीज़ें ध्यान रखना कि बच्चा अधिक स्वतंत्रता महसूस करता है, अथॉरिटेटिव, कम हिंसक प्रवृत्ति, अथॉरिटेटिव, खुश और संतुष्ट महसूस करता है, अथॉरिटेटिव, और एक अच्छे आत्मसम्मान का विकास होता है, तब भी आपका अथॉरिटेटिव। तो ये आपका सबसे पहला पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपका दूसरे पेरेंटिंग स्टाइल की या दूसरे परवरिश शैली की। दूसरी जो परवरिश शैली आपकी, ठीक है, दूसरी परवरिश शैली में आपका जो डिफाइन किया गया अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन, ध्यान रखना इसमें महसूस किया गया अथॉरिटेरियन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर वही डिमांड की बात की जाए माता पिता की और फिर माता पिता की रिस्पॉन्स की बात की जाए, ठीक है, कि दोनों किस प्रकार से रह सकते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर माता पिता क्या करते हैं, डिमांड बच्चों से बहुत अधिक रखते हैं लेकिन बच्चों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्या करते हैं, कम रखते हैं। तो आप सीधा कह सकते हो कि हाई डिमांड लॉ रिस्पॉन्स। ध्यान रखना कि अगर एक चीज़ पॉजिटिव है तो दूसरी चीज़ क्या है, नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि माता पिता बच्चों से मांग अधिक रख रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रख रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, ठीक है, ये कभी भी नियम को नहीं समझ पाएगा। क्लियर बात क्या है कि माता पिता मांग अधिक करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो, हमारा बच्चा वैसा हो, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के प्रति नहीं समझते। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चा है वो नियम का कभी भी पालन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चा जो है सबसे ज़्यादा क्या रहता है, दुखी रहता है।
ये इसकी पहली कि यहाँ पर जो संतान होती है सबसे ज़्यादा क्या होती है, दुखी होती है। दूसरा, उनमें हिंसक प्रवृत्ति अधिक होती है, ध्यान रखना, उनमें हिंसक प्रवृत्ति अधिक होती है। तीसरा, वह कम आत्मनिर्भर महसूस करता है, खुद को आत्मनिर्भर महसूस करता है। चौथा, उनमें कम आत्मसम्मान का विकास होगा, या कह सकते हैं एक अच्छे आत्मसम्मान का विकास नहीं होता है, कम आत्मसम्मान का विकास। ठीक है। चौथा या पांचवा जो आपका है कि यहाँ पर बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, ध्यान रखना, जो मानसिक स्वास्थ्य होगा वो क्या होगा, बहुत कमज़ोर होगा, बहुत कमज़ोर होगा। माता पिता डिमांड अधिक करते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। तो छठा और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चा नशीली दवाइयों का सेवन कर लेता है, ध्यान रखना, नशीली दवाइयों का सेवन कर लेता है। तो अथॉरिटेरियन अगर पेरेंटिंग स्टाइल है तो वहाँ पर संतान की क्या क्या विशेषता हो सकती है, वो बहुत दुखी होता है, बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का होता है, कम आत्मनिर्भर महसूस करता है, कम आत्मसम्मान या एक अच्छे आत्मसम्मान का विकास नहीं होता है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर रहता है और नशीली दवाइयों का सेवन करने लगता है। ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे जो आपका तीसरा पेरेंटिंग स्टाइल है, कि ध्यान रखना, तीसरा पेरेंटिंग स्टाइल है आपका परमिसिव। परमिसिव, ध्यान रखना, तीसरा पेरेंटिंग स्टाइल आपका परमिसिव। ठीक है। यहाँ पर अगर हम माता पिता की डिमांड की बात करें, ठीक है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो ध्यान रखना, डिमांड लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई। आप कह सकते हो कि बच्चों पर अपने नियमों को थोपना एक तरीके से, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक है, ठीक है, लेकिन डिमांड क्या है, बहुत लो है। और यहाँ पर दो पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं संतान को लेकर, ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना, पहली चीज़ नेगेटिव और दूसरी चीज़ क्या आपकी पॉजिटिव है। यहाँ पर बच्चा नियम का पालन नहीं करता है, ध्यान रखना, नियम का पालन नहीं करता है, तो इसको लेकर भी क्वेश्चन बन जाता है, नियम का पालन नहीं करता, पहली चीज़। दूसरा, बच्चा रिश्तेदारों को और सामाजिक संबंध को, रिश्तेदारों को या सामाजिक संबंधों को पहचानने में बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया माता पिता ने, बच्चे से कोई भी डिमांड नहीं है, उससे कोई भी अपेक्षाएं नहीं की जाती, कोई मांग नहीं की जाती, तो बच्चा बहुत अलग रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, नियम का पालन नहीं करता है। अब उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो किस समाज में रहता है, कौन उसके रिश्तेदार है, क्या रिश्ते नाते, उससे बहुत दूर हो जाता है। इसीलिए उससे रिश्ते नातों को और सामाजिक संबंधों को पहचानने में बहुत ही दिक्कतों का सामना होता है। तो कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है आपका, परमिसिव है। और सबसे लास्ट और चौथा पेरेंटिंग स्टाइल आपका नेग्लेक्टफुल, जो आपका दिया था मैकॉबी और मार्टिन ने 1980 में। तो ध्यान रखना, जो नेग्लेक्टफुल है आपका, ठीक है, यहाँ पर डिमांड भी शून्य और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शून्य। तो इसके बारे में ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम या बहुत ही रेयर होता है कि कोई माता पिता ऐसे हो जो ना तो बच्चों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो और ना ही उनसे कोई अपेक्षाएं करते हो। ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये आपका 4 प्रकार का जो पेरेंटिंग स्टाइल था, ठीक है, जिसको डिफ़ाइन किया था। जैसे सबसे पहले आपका जो 3 पेरेंटिंग स्टाइल थे उसको डिफ़ाइन किया आपका डायना बॉमरिन ने। कब डिफाइन किया था आपका, 1960 के दशक में। कितने भागों में विभाजित किया आपका, तो ध्यान रखना 3 भागों में विभाजित किया था। 3 पेरेंटिंग स्टाइल बताया, सबसे पहला अथॉरिटेटिव, फिर आपका अथॉरिटेरियन और फिर आपका
परमिसिव। ठीक है, फिर एलेनोर मैकॉवी और जॉन मार्टिन ने 1980 में चौथा बताया आपका नेग्लेक्टफुल। ठीक है, और इन सभी या चारों पेरेंटिंग स्टाइल में जो सबसे प्रभावशाली और सबसे महत्वपूर्ण आपका माना गया है या सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल जो माना जाता है आपका कौन सा है? अथॉरिटेटिव है। अथॉरिटेटिव कैसा है? जहाँ माता पिता की दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव होती है कि बच्चों से मांग भी अधिक होगी और उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अधिक होगी। ठीक है, प्यार भी मिलेगा और बच्चों को मार भी मिलती है फ्रेंड्स, ये इसमें कहा गया है। अब जब बच्चों के प्रति पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे, उनसे मान लीजिए मांग अधिक करेंगे, तो बच्चा अपने आप को अधिक स्वतंत्र महसूस करता है, कम हिंसक प्रवृत्ति का होता है, खुश और संतुष्ट रहता है, अच्छे आत्मसम्मान का क्या होता है उसमें विकास हो जाता है। ठीक है, दूसरा था हमारा अथॉरिटेरियन, जहाँ पर डिमांड अधिक है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की बिल्कुल कम है, तो बच्चा इसमें क्या रहता है? बहुत दुखी रहता है, उसमें हिंसक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, कम आत्मनिर्भर रहता है, कम आत्मसम्मान का विकास होता है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर होता है बच्चों का, नशीली दवाइयों का सेवन करने लगते हैं। ठीक है, तीसरा जो पेरेंटिंग स्टाइल था आपका परमिसिव, जहाँ पर डिमांड क्या है? बिल्कुल लो है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हाई है। और यहाँ पर दो चीज़ें कि बच्चा नियम का पालन नहीं करता है, रिश्ते नातों को सामाजिक संबंधों को पहचानने में वो बहुत ही दिक्कत का सामना करता है और बहुत कमज़ोर होता है। चौथा पेरेंटिंग स्टाइल आपका नेग्लेक्टफुल, जहाँ पर दोनों चीज़ें क्या आपकी नेगेटिव है या शून्य है। और ये चौथा पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही रेयर चांस कि किसी प्रकार के कोई भी माता पिता इस पेरेंटिंग स्टाइल से बच्चों को पालते होंगे। तो फ्रेंड्स, इन परवरिश शैलियों का हमारे जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान रहता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा पेरेंटिंग स्टाइल से ज़रूर गुजरता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल है जहाँ पर आपके बच्चे आने वाले समय में एक अच्छे इंसान बन पाए। ठीक है, उनमें एक अच्छे गुणों का विकास हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी इंसान डॉक्टर बन सकता है, टीचर बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, ठीक है, आईपीएस बन सकता है, ठीक है, आपका मंत्री बन सकता है, नेता बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इंसान एक अच्छा या कोई भी व्यक्ति अगर एक अच्छा इंसान नहीं है, तो वो चाहे जिस भी मर्जी पद पर विराजमान हो या जिस भी डेजिग्नेशन पर हो, ठीक है, वो हमेशा ज़िंदगी भर क्या रहता है? असफल रहता है। ठीक है, तो ज़िंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन एक ऐसे अच्छे इंसान बनकर रहिए या एक ऐसे अच्छे इंसान बनिए, ठीक है, जिससे आप समाज के साथ जुड़ सको। ठीक है, लोगों के दुखों में काम आ सको। ठीक है, दूसरों के जो है भावनाओं को समझ सको, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अंत में आप सभी से यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हर एक क्लास की वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर ऑटोमेटिकली जो है प्रोवाइड हो जाएगी। आप अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ये वीडियो जो है हर एक ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंच जाएगी। जिस बच्चे को भी साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स या करंट अफेयर की क्लासेस की नीड है, ठीक है, तो मैं उन सभी के लिए, आप सभी के लिए हर एक जो है वीडियो अपलोड करता रहूँगा, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, आपका मैथमेटिक्स की हो या आपका करंट अफेयर की हो। करंट अफेयर की अभी तक हमने 3 क्लासेस जो है आपकी अटेंड की है और इस पर तीनों ही क्लासेस की जो है वीडियोस अपलोड है। करंट अफेयर को हम जो है बीच बीच में जितना भी समय मिलता रहेगा उसमें जो है आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे। साथ ही जो आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स है, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया आपका एलसीएम तथा एचसीएफ। पहली एलसीएम तथा एचसीएफ की क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक ही किया आपका एलसीएम एचसीएफ। आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम एलसीएम एचसीएफ की ये बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें क्लास आपकी थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एलसीएम एचसीएफ मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अंत में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया
कि आप मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े, मेरे साथ इन क्लासेस में जो है आपने बहुत सहयोग किया है, ठीक है, और मेरे इस चैनल को जो है भरपूर प्यार दिया है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।